जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी। आज के इस ताजा तरीन एपिसोड में, एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ साल पहले इस देश के एक राज्य के एक कस्बे में हिंदुओं पर अपने घर पर लिखना पड़ा था कि ये मकान बिकाऊ है। सिर्फ लिखा ही नहीं, बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों को अपना घर, अपना शहर छोड़ना भी पड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? सत्ता बदली तो अब वो लोग शहर लौट आए, घर लौट आए। जी हां, आज आपको यूपी के शामली के कैराना की कहानी बताएंगे और बताएंगे कि क्या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना जाने के कुछ मायने हैं तो क्या हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, खबर आपने सुनी ही होगी, इंडिया न्यूज पर देखी होगी। कोरोना के चलते सभी को कहा गया कि बैठक में वर्चुअली शामिल हों, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री को न केवल दिल्ली बुलाया गया, बल्कि उस मुख्यमंत्री से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सबसे अहम हिस्सा, राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाया गया। कौन थे वो मुख्यमंत्री, क्या था ये पूरा मामला? बड़ा दिलचस्प है, बने रहिएगा, बताएंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन अगर जोरू की बहन हो तो, यानी साली साहिबा हो तो, तब तो मामला और भी गंभीर हो जाता है ना। मुंबई में कुछ ऐसा ही हुआ है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की साली को ही आरोप के घेरे में लपेट लिया। ये सारा मामला क्या है ये भी बताएंगे, और साली के बचाव में कैसे सामने आए वानखेड़े, ये भी आपको बताना है। हर खबर के पीछे की खबर आपको बतानी है। तो एक खबर और आपको बताएंगे। छठ का त्योहार है। हम आप सब जानते हैं कि छठ मैया की पूजा किसी नदी के किनारे ही की जाती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की महिलाएं क्या करें, कहां जाएं? दिल्ली में यमुना है, लेकिन छठ बनाने में क्यों हो रही है परेशानी? ये बहुत अहम खबर है, ये आपको इस आज के एडिशन में हम जरूर बताएंगे। अब देखिए, जिस पहली खबर की हमने आपसे बात की थी, उस खबर का जिक्र करते हैं। आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। फ्लैशबैक कितना? 2016 में कैराना में पलायन का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा था। याद होगा आपको, हर हेडलाइंस टीवी पर, हर अखबार की ये हेडलाइंस थी। सियासी गलियारों में उसकी गूंज थी। धमक ऐसी थी कि 2017 में योगी कैराना पलायन और हिंदू वोटों के सहारे सत्ता की सीढ़ी चढ़े ही नहीं, बल्कि लांग भी गए, सिंहासन पर बैठ गए। बंपर वोटों के साथ यूपी की सत्ता में बीजेपी की घर वापसी हुई। अब एक बार फिर चुनाव नजदीक है, तो कैराना सियासी अखाड़े में तब्दील होता एक बार फिर दिखाई दे रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैराना पहुंचे और पलायन पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान योगी ने पिछली सरकारों को जमकर निशाने पर लिया और साथ ही कैराना में लोगों को पूरी सुरक्षा का भरोसा भी दिया। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी अपने पिछले यूपी दौरे के दौरान लखनऊ में कैराना पलायन का जिक्र करते हुए कह चुके हैं कि कैराना पलायन पर उनका खून खौल उठता था। अब योगी भी वहां पहुंचे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना पहुंचे और कैराना में पलायन पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने हैं। 2017 के चुनाव से पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा खूब उछला था और तब बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने जून 2016 में कैराना से हिंदुओं के पलायन का दावा किया था। हालांकि उस वक्त की अखिलेश यादव सरकार ने हिंदुओं के पलायन से इनकार किया था, इस खबर को खारिज किया था। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि साल 1990 के बाद राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है। कैराना जैसे कस्बे में लोगों ने दर्द को झेला है, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद लोगों में नया विश्वास जागा है और जिन परिवारों ने पलायन किया था, अब वो वापस आ गए हैं। कैराना जाकर क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, पहले ये सुनिए, फिर इस पर बात करेंगे। कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी।
पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वो लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। यूपी चुनाव के पहले कैराना जाकर योगी आदित्यनाथ की गर्जना बहुत मायने रखती है, जो आपने अभी सुना। आपको बताते हैं कि योगी ने कैराना में ऐसा क्या कहा। देखिए, 2016 की घटना को लेकर तब की अखिलेश यादव सरकार को भी उन्होंने वहां आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कैराना में जो कुछ कहा उसके मायने समझिए। देखिए क्या कुछ उन्होंने कहा। पिछली सरकार के राजनीतिक अपराधीकरण का हिंदू जो हैं वो शिकार हुए, ये योगी ने कहा। हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया, ये योगी ने कहा। हमारी सरकार की पहल के बाद लोग अपने घर वापस लौटे हैं, ये योगी ने कहा। कैराना में पीएसी तैनात होगी, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, योगी ने साफ चेताया। जिनको नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देंगे। कैराना में बिना भेदभाव के विकास को आगे बढ़ाएंगे। पीड़ित अगर हिंदू हैं तो क्या उनसे मिलना गुनाह है, ये योगी ने कहा है, क्योंकि उन पर विपक्ष ने हमला बोला था। इसका जवाब उन्होंने दिया है। कैराना में पीड़ितों से मिलते यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपके मोबाइल पे भी शायद आया होगा। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2016 के बाद पलायन कर गए एक परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये वो हिंदू परिवार है जो राजनीतिक संरक्षण के चलते मुसलमान अपराधियों के डर से कैराना से पलायन कर गया था, भाग गया था। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये परिवार वापस लौट आए हैं। पूरा वाकया, पूरी कहानी दिखाते हैं आपको। बाबा के बगल में बैठे हो। कोई नहीं बिगाड़ आपको नहीं डर रही ना। डरना मत, बाबा के बगल में बैठे हो। कोई नहीं बिगाड़ आपको नहीं डर रही ना। ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने 2016 के कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाया। हमने आपको अभी बताया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ से जब अपने यूपी दौरे की शुरुआत की थी तो वहां भी कैराना का उन्होंने मुद्दा उठाया था। अमित शाह ने कहा था कि कैराना पलायन को याद करता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। विपक्ष पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि पलायन कराने वालों को ही अब पलायन हो चुका है। जिनकी वजह से पलायन करना पड़ा, अब उन्हीं का पलायन हो रहा है। आपको सुनाते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष थे तब अमित शाह, कैराना को लेकर तब उन्होंने क्या कहा था। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो। अब आपके जहन में जाहिर तौर पर एक सवाल आया होगा, और वो सवाल ये होगा कि आखिर 2016 में यूपी के शामली के कैराना में ऐसा क्या हुआ था जिसे लेकर यूपी चुनाव के पहले बीजेपी इतनी हमलावर हुई है। आया है ना, बताते हैं आपको क्या हुआ था। देखिए, 2016 तत्कालीन सरकार के संरक्षण में मुस्लिम अपराधियों ने, या कह लीजिए गुंडों ने, हिंदुओं को परेशान करना शुरू किया था। दिन दहाड़े 3 हिंदू व्यापारियों की गोली मार दी गई थी। 346 हिंदू परिवारों को कैराना से पलायन करना पड़ा था मजबूर होकर। खौफ की वजह से लोग दुकानें बंद करके कैराना छोड़ गए थे। पुलिस पर गुंडों को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार पर मुस्लिम वोट बैंक तुष्टीकरण का आरोप भी लगता आया है। यह हुआ था 2016 में कैराना में।
योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना पहुंचे। योगी ने उन परिवारों से मुलाकात की जो सांप्रदायिक दंगों के बाद यहां से पलायन कर गए थे और बीजेपी की सरकार में उन्हें वापस बसाया गया। इसके अलावा योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। इसे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वेस्ट यूपी में खिसक रही बीजेपी की जमीन को वापस पाने के लिए एक बड़ा दांव भी बताया जा रहा है। कैराना के बाद योगी आदित्यनाथ 10 नवंबर को सहारनपुर देवबंद, 11 नवंबर को मेरठ, 12 नवंबर को बरेली बदायूं और 14-15 नवंबर को हापुड़ में भी रैली कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के लिए पश्चिम यूपी अहम क्यों है। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या मायने हैं पश्चिमी यूपी के? देखिए, पश्चिम यूपी में 26 जिले हैं, 27 लोकसभा यहां सीटें हैं। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 136 जो है वो पश्चिमी यूपी से आती हैं। पश्चिमी यूपी में आबादी जो है वो 7 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में हिंदुओं की तादाद अगर कहें तो 72%, मुस्लिम 26% और जाट जो है 15% है। 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिली थी 109 सीटें। समाजवादी पार्टी के खाते में 21, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2, आरएलडी को 1 सीट मिली थी। अब आपको बताते हैं रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर हम यूपी चुनाव के पहले रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन की बात क्यों करने लगे, है ना? तो आपको याद दिला दें कि दिवाली के पहले हम और आप सभी ने अयोध्या का दीपोत्सव देखा था, लाखों दिए जले थे। अब रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन, जी हां, दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर चली ये ट्रेन अयोध्या पहुंची है। वहां से वाराणसी होते हुए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन अयोध्या, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, सीतामढ़ी सहित रामायण से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों से होते हुए रामेश्वरम तक जाएगी। रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन में सवार दर्शनार्थी 17 दिन की यात्रा पर हैं। जहां रामायण एक्सप्रेस ट्रेन 7,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसके बाद 17 दिनों की धार्मिक यात्रा के बाद रामायण एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली वापस लौट आएगी। स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके दर्शन पूजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अयोध्या की व्यवस्थाओं को देखकर सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। प्रभु श्री राम के चरण जहां जहां पर पड़े उन सभी दार्शनिक स्थलों का स्पेशल ट्रेन द्वारा दर्शन पूजन कराया जाएगा। इसे लेकर के श्रद्धालुओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। समझ गए आप? अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के इकोनॉमिक चुनावी कार्ड की। देखिए, आपको बताना यह बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का औपचारिक रूप से लोकार्पण वो करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2018 में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस एक्सप्रेसवे को पूर्वी यूपी के लिए लाइफलाइन कहा जा रहा है। लखनऊ से आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर तक लगभग 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से पूर्वी पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम होगी, जिससे यूपी में व्यापार बढ़ेगा। सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या के अलावा आर्थिक रूप से कम विकसित जिलों आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा है, जिसे 8 लेन तक का विस्तार दिया जा सकता है। एक्सप्रेसवे के एक और 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी बनाई गई है। इससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को एक्सप्रेसवे पर सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत मेन कैरिज वे पर कुल 18 फ्लाईओवर हैं, 7 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 7 बड़े पुल हैं, 118 छोटे पुल हैं, 6 टोल प्लाजा इस पर पड़ेंगे, 5 रैंप प्लाजा हैं, 271 अंडरपास निर्मित किए गए हैं। लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया गया है। इस लिहाज से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत अहम हो जाता है। अब देखिए, यूपी चुनाव के पहले योगी के कैराना जाकर के सोशल कार्ड, अयोध्या से धर्म का कार्ड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए इकोनॉमी कार्ड खेलने की इस राजनीति को और अच्छी तरह से समझते हैं। खुर्रम निजामी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और इसके अलावा हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले खुर्रम निजामी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चौतरफा प्रयास है,
चाहे इसे आप आने वाले चुनाव की तैयारियों से जोड़ करके देख लें या फिर जनहित से जोड़ करके देख लें, किस तरीके का रिएक्शन लोगों का मिल रहा है? देखिए, आम जनता भी खामोशी से कार्ड्स को ऑब्जर्व कर रही, जो कार्ड्स खेले जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी तरफ से, चाहे कहीं का जिन्ना कार्ड हो, चाहे वो पलायन कार्ड हो, एक्सोडस कार्ड हो, योगी आदित्यनाथ का, बड़े खामोशी से देख रहे हैं। वजह क्या है, इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल क्यों है योगी आदित्यनाथ का शुरुआती दौर में वैसे यूपी के लिए? वो दो वजह से। पहली बात, जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है बीजेपी की, वो ये बताता है कि आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब भी वोटिंग शुरू होती है, जो पहला फेज होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश होता है, वो ट्रेंड सेट करता है। तो ये दो चीज है जिसकी वजह से फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि पलायन कार्ड निकाल के लाए हैं, और कहा जा रहा है कि जो पलायन कर गए, वो पलायन जो पहले कराते थे अब खुद ही यहाँ से एक्सोडस कर गए हैं। यानी कि अमित शाह जब हाल में ही आए थे सदस्यता बैंक की शुरुआत करने, तब भी उन्होंने यहाँ का जिक्र किया था, और आज उनके परिवार साथ बैठ के भोजन करके उन्होंने ये बताया है कि वो किसके साथ है। दूसरी बात, अगर आप कुछ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करेंगे तो ये चैलेंज था योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमने तो 3.5 साल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना दिया, आप बनाकर दिखा दीजिए। तो ये उसका जवाब है। तीसरी बात यह है कि आम जनता सबके अलावा ये भी देखती है कि आपने वो कौन से काम किए जिसकी वजह से मैं आपको वोट दूं, मैं वो आपको वोट करूं। तो ये वजह बता रहा है। तो हर तरीके से, चाहे वो इकोनॉमिकल कार्ड हो, चाहे वो रामायण एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, चाहे वो रिलीजियस कार्ड हो, चाहे वो डर वाला कार्ड हो, जो पलायन वाली बात है कि अगर हम चले जाएंगे तो जो सरकार आ सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर बेघर होना पड़े। तो कुल मिला के पूरा कॉम्बो है वैसे यूपी का, योगी आदित्यनाथ का। और अब देखना ये होगा कि जब चुनाव आएगा तब ये जो पैकेज है वो क्या रंग लाता है, क्योंकि उनको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है। यही वजह है कि पूरा एक पैकेज लेकर आए हैं, और जो मथा जा रहा है वो इसीलिए मथा जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी में ठीक है। खुर्रम निजामी, मैं आपके पास लौटूंगा। आलोक मेहता जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले कैराना की बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे गर्म मुद्दा है। और गर्म इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री को आज ये कहना पड़ा कि अगर मैं पीड़ित परिवारों से मिल रहा हूं और वो हिंदू हैं, तो क्या उनसे मिलना गुनाह है? राजी, ये ऐसा नहीं है कि आज चुनाव होने वाला है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, इसलिए मुद्दा है। ये मुद्दा लगातार रहा था लोगों के मन में, सुरक्षा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। और मीडिया को भी आप लोग कह सकते हैं कि अरे आज इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, चूंकि हिंदू। सवाल ये नहीं है, सवाल है उस इलाके में सुरक्षा सबसे बड़ा, पूरे प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था या अपराधियों का बड़ा भारी कुछ इलाकों में खास करके बहुत ज्यादा दबंगई जिसको कहते हैं था, उसको रोकने की जो कोशिश हुई है, उसका एक अभियान की शुरुआत मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ क्या है, और ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई देखिए, लोग हमारे इस समय सुरक्षा हमने ऐसी थी तो वापस आ रहे हैं, और उस परिवार को आगे भी सुरक्षा मिलेगी। और इसके देखिए, ये केवल दूरगामी परिणाम है। वहां पर आप अपने यहाँ की इंडिया न्यूज की पुरानी रिपोर्ट देखेंगे तो वहां का जो मुस्लिम समुदाय के कई एक वर्ग ऐसा है जो इस कारण। ठीक है। और आलोक जी, ये मुद्दा है योगी के इस बयान के बाद खत्म होने वाला नहीं है, अभी ये मुद्दा शुरू हुआ है। मुझे लगता है कैराना का मुद्दा, हिंदुओं के पलायन का मुद्दा, उनकी घर वापसी का मुद्दा। आप आलोक मेहता जी, आपसे निवेदन है कि बने रहिएगा हमारे साथ में, लौटूंगा आपके पास। एक और खबर है, हम आपको बता दें कि कोविड के चलते दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, और ये हाइब्रिड मोड में हुई। ठीक है, मतलब बीजेपी के ही कुछ नेताओं को दिल्ली में आने की अनुमति मिली, बाकी अधिकांश नेता जो थे, फिर वो राष्ट्रीय स्तर के हों, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सबको वर्चुअली कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे कि भैया आप जो हैं मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए जुड़िए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल लखनऊ से दिल्ली आए, बल्कि उन्होंने कार्यकारिणी में पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया। बस यहीं से एक नए विषय पर चर्चा शुरू हो गई है। आज हम समझते हैं और समझाते हैं कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ के बीजेपी कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने पर इतनी चर्चा हो रही है, आखिर क्यों इसकी इतनी बात हो रही है। अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक और बात की ओर ले चलते हैं। देखिए, रविवार को दिल्ली में जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, यही एक बात है जो अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस राजनीतिक प्रस्ताव में योगी आदित्यनाथ ने 18 महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन किया। जब
पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ ने पेश किया तो सवाल खड़े हुए। योगी आदित्यनाथ बीजेपी शासित एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जैसे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के धामी जी, हिमाचल के जयराम ठाकुर, हरियाणा के खट्टर साहब। फिर योगी को इतनी तरजीह क्यों दी गई? आपके मन में भी आया होगा ये सवाल। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई और कहा कि राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए योगी आदित्यनाथ का चयन क्यों किया गया, इसके बारे में योगी आदित्यनाथ, सीतारमण जी ने जो कहा वो बता रहा हूं मैं आपको। योगी आदित्यनाथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए शानदार काम किया है। तो राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के लिए उनको क्यों नहीं बुलाया जाना चाहिए? ये निर्मला सीतारमण की सफाई थी। अब आप भी सोचने लगे होंगे कि भाई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रस्ताव पेश करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? निर्मला सीतारमण को सफाई देनी पड़ी, ये तमाम सारी चीजें हुई, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मौजूद रहे, बाकी सब वर्चुअली शामिल थे। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश था कि वो सिर्फ वर्चुअली शामिल होंगे बैठक में। सभी प्रदेश अध्यक्ष भी राज्य पार्टी कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। राजनीतिक प्रस्ताव वरिष्ठ नेता के पेश करने की परंपरा रही है। 2018-19 में राजनाथ सिंह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया था। किसी मुख्यमंत्री को यह मौका नहीं दिया जाता था। राजनीतिक प्रस्ताव कौन पढ़ेगा, इसका फैसला पार्टी के पदाधिकारी करते हैं और इस बार यह राजनीतिक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया। लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से संजय वर्मा हैं, आलोक मेहता साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय वर्मा जी दिल्ली से हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, संजय जी, ये इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गया कि निर्मला सीतारमण जी को आकर के इस पर सफाई देनी पड़ी, ऐसा क्यों? देखो अनुराग, इस बार बीजेपी ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रेंड तोड़ा है। जो जिस तरह से जब भी कोई पॉलिटिकल प्रस्ताव होता है, कोई रिजोल्यूशन होता है, तो हमेशा पार्टी के वरिष्ठ नेता पेश करते हैं, या कभी सरकार होती तो केंद्रीय मंत्री पेश करते हैं। कभी किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने कभी भी राजनीतिक प्रस्ताव या किसी भी प्रस्ताव को पेश नहीं किया। सपोर्ट जरूर कर सकते थे वो, लेकिन जहां तक प्रस्ताव पेश करवाया उनके हाथ से, यह बहुत बड़ा चेंज है बीजेपी की राजनीति में। और आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से आप उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए महत्व को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की जो स्थिति बन रही है पार्टी में, उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का भी कद लगातार बढ़ते जा रहा है कि वो पार्टी में अब वरिष्ठतम नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। मैं आलोक मेहता जी से जानना चाहूंगा। आलोक मेहता जी, क्योंकि समय हमारे पास कम है, क्या संदेश देना चाहती है पार्टी योगी से राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवा के? ये जैसा अभी हम पूरी बात कर रहे थे, केरला में भी, कश्मीर में भी ये मैसेज जाता है कि हम कैसे उन लोगों को वापस लाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर उनको लाने में राजनीतिक प्रस्ताव में खाली कोरोना मुद्दा नहीं है, और सुरक्षा का मुद्दा, विश्वास का मुद्दा, कानून व्यवस्था का, और कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास मुख्यमंत्री हैं, माने वो दूसरे मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उनकी भूमिका एक कठोर प्रशासक के रूप में भी सामने आई। इसलिए जैसे एक समय में राजनाथ सिंह जी भी वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है। आलोक मेहता जी, आपका जो संदेश था वो साफ हो गया। खुर्रम निजामी, यहाँ लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी कद बढ़ेगा इससे योगी का, बेशक। जी बिल्कुल, देखिए मैसेज बिल्कुल साफ है कि जो अगला चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ उसके सबसे अहम चेहरा होने जा रहा है, ये क्लियर हो गया है। यूं कह लीजिए उन्हीं के कंधे पर ये पूरी चुनावी वैतरणी है जो पार करेगी भारतीय जनता पार्टी। कोरोना की बात हो या प्रशासक की बात हो, जैसे आलोक जी ने कहा, तो एक मैसेज बड़ा क्लियर अक्रॉस द पार्टी लाइन विद इन द उत्तर प्रदेश हो गया है कि योगी आदित्यनाथ मतलब सब कुछ, वही कैप्टन है, वही सब कुछ तय। और यही पार्टी ने संदेश देने की कोशिश भी की है, जिससे योगी आदित्यनाथ को बेशक आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप तीनों ही का। और इसी के साथ वक्त मुझे इजाजत दे रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक में लूं, और ब्रेक के बाद दो बहुत अहम बड़ी खबरें देखना मत भूलिएगा। मैं तुरंत गया और तुरंत वापस आया। जागते रहो, क्योंकि खबर अभी बाकी है, और खबर जो बाकी है वो ये कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अब समीर वानखेड़े के परिवार के एक ऐसे सदस्य पर आरोप लगाया है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की साली हर्षदा रेडकर के ड्रग्स बिजनेस में शामिल होने को लेकर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको।
देखिए, नवाब मलिक के निशाने पर अब वानखेड़े की साली है। समीर वानखेड़े की साली हर्षदा रेडकर ड्रग्स के धंधे से जुड़ी थी, नवाब मलिक का कहना है। समीर की साली का ड्रग्स केस पुणे कोर्ट में लंबित है, यह जानकारी दी नवाब मलिक ने। ट्वीट के साथ नवाब मलिक ने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हैं अपने ट्वीट में। उन्होंने बताया कि केस 2008 का है, उस वक्त मैं एनसीबी में नहीं था, ये वानखेड़े ने कहा है। समीर वानखेड़े ने कहा कि ये जब का मामला है, मैं एनसीबी में नहीं था। क्रांति से 2017 में शादी की, केस से कोई लेना देना नहीं है, ये समीर वानखेड़े की इस पर सफाई है। इसी बीच आर्यन खान ड्रग्स केस में एक और गवाह सामने आ गया है। गवाह का नाम है विजय पगारे, जिसने मुंबई पुलिस की एसआईटी को अपना बयान दर्ज कराया है। पगारे ने दावा किया है कि इस मामले में आर्यन खान को फंसाया गया था और इससे पैसे कमाने की साजिश थी, कोशिश थी। पगारे ने अपने बयान में कहा है कि 3 अक्टूबर को भानुशाली ने मुझे बुलाया, कार में मैंने 25 करोड़ की डील की बात सुनी। बाद में डील 18 करोड़ रुपए पर फिक्स हो गई। ये जो नया गवाह आया है, ये इसका कहना था। देखिए, मुंबई एनसीबी के जो डायरेक्टर हैं, जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, अब उन पर भी आरोपों की झड़ी है और आरोपों की झड़ी लगाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं पगारे ने जो अपना बयान दर्ज कराया है, उसके मुतालिक क्या कुछ कहा। नाना भाऊ बोलतात, मग भाऊ म्हणजे सुनील पाटील, तो माझ्या गुस्सा झाला, तू तिथं काबर गेला, तू जा, तू रूमवर जा, तुझे पैसे मिळून जातील. पण मी त्याला तिथून ठाण्याला सोडलं. ठाण्यात म्हणजे मुंबईपासून ठाण्यापर्यंत तोच विषय केला. त्याने पूर्ण फोनवर बोलत होता, गुजराती, हिंदी आणि याच्यात. मग मी माझ्या मित्र आहे जितू सर म्हणून त्यांच्या ऑफिसला ठाण्याला पोहोचलो. तिथून टीव्हीला संपूर्ण क्लिपा पाहिल्या तर अरे बापरे, इतर मोठी डील आहे यांची, काहीतरी गडबड आहे, शाहरुख खानच्या मुलावर काहीतरी गडबड आहे, याला फसवलं गेलेलं आहे पूर्ण कानाने. चलिए, अब जो समीर वानखेड़े पर आरोप लग रहे हैं, उनके परिवार को घेरा जा रहा है आरोप के दायरे में। आपको बता दें, एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता की ओर से दायर मानहानि केस में सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक से जवाब मांगा है। जस्टिस माधव जामदर की बेंच ने मलिक से मंगलवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मलिक को फटकार लगाते हुए यह भी कहा है कि अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो यहां भी जवाब दीजिए। वानखेड़े के पिता की अर्जी में यह मांग भी की गई थी कि सुनवाई होने तक कोर्ट मलिक और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी उन्हें करने से रोके, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। आपको बता दें कि ध्यान देव वानखेड़े की ओर से पेश हुए वकील अरशद शेख ने कोर्ट को बताया कि मलिक हर दिन एक ही तरह की फर्जी और अपमानजनक बयान दे रहे हैं, जिससे उनके क्लाइंट की बदनामी हो रही है। शेख ने यह भी कहा कि आज सुबह ही मलिक ने समीर वानखेड़े की साली को लेकर के ट्वीट किया। अरशद ने एक बार फिर से यह गुहार लगाई है कि कम से कम जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक कोर्ट मलिक को बयानबाजी करने से रोके। नवाब मलिक की ओर से पेश उनके वकील ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। वकील अतुल दामले ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता अपने वयस्क बच्चों की तरफ से बात नहीं कर सकते। बता दें कि ध्यान देव वानखेड़े ने अपने बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ बयानबाजी को लेकर के एनसीपी नेता नवाब मलिक पर मानहानि का केस दायर किया है। नवाब मलिक के क्रूज ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े पर लगातार हमले करते हुए कुछ फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी मीडिया को रिलीज की थी। अब महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने इसे लेकर के सवाल उठाए। राम कदम का कहना है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार के एक कैबिनेट स्तर के मंत्री के पास ये फोन रिकॉर्डिंग आई कैसे? सुनिए बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कहा। ये ऑडियो क्लिप महाराष्ट्र सरकार के पास कहां से आई? क्या वे अवैध रूप से ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों का और एनसीबी अफसर का फोन टैप कर रहे हैं? और यदि टैप कर रहे हैं तो यह अवैध है, कानून का उल्लंघन है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के ऑडियो क्लिप जारी करने वाले मंत्री तथा उनकी सरकार देश को यह बताए कि ऑडियो क्लिप उनके पास कहां से आई, वरना यह साबित होगा कि वे कहीं ना कहीं एनसीबी अफसरों का तथा ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों का फोन टैप कर रहे हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा से ज्यादा जानकारी लेते हैं। अभिषेक, अब ये कुल मिलाकर के वार पलटवार का खेल
ज्यादा हो गया है। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल। देखिए, शुरू से देखिए कि जो मेन मुद्दा था, आप देखिए ना, मेन मुद्दा लगातार साइड में होता जा रहा है और समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक वर्सेस बीजेपी, यह लड़ाई बहुत आगे बढ़ती जा रही है। और देखिए इसका लॉजिकल एंड तक, क्योंकि नवाब मलिक ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि शुरुआत नवाब मलिक ने इसलिए की है कि समीर वानखेड़े की जो उनके हिसाब से कल खोलना, समीर वानखेड़े एक प्राइवेट आर्मी बना रखे थे जिसका कलई खोलना जरूरी, देश को बताना जरूरी, ऐसा नवाब मलिक का मानना है। और यही कारण है कि उसको, इस लड़ाई को एक तरीके से देखा जा रहा है नवाब मलिक द्वारा कि किसी भी तरीके से इस केस को आगे ले जाना है, एक एक करके उस पूरे केस को लंबे तक ले जाना, क्योंकि कहीं पर भी यह नहीं लगे कि नवाब मलिक गलत हैं। आने वाले समय में नवाब मलिक के पास ऐसे बहुत सारे, उनके पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय बहुत बड़े खोल सकते हैं, क्योंकि उनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े हैं, एनसीपी नहीं है। बार बार कहते आए हैं कि एनसीपी मेरे टारगेट पर नहीं है। वह इस बात पर भी मान रहे हैं अब कि जो ज्ञानेश्वर सिंह की टीम आई है, संजय सिंह की टीम आई है, वह सही दिशा में जांच पड़ताल कर रही है। हो सकता है इस पर मामले पर और अच्छी जानकारी सामने आए। महाराष्ट्र की एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ समीर वानखेड़े हैं, उनका परिवार है, और उस परिवार को और समीर वानखेड़े को नकाब जो पहना हुआ है उनके हिसाब से ये लड़ाई आगे जाएगी अभिषेक, ये लड़ाई यहाँ थमने वाली नहीं है और देखेंगे ये लड़ाई अब क्या रूप लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर नजर रहेगी, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरी दुनिया प्रेम के प्रतीक ताजमहल पर रीझती है, लेकिन इन दिनों दिल्ली से लेकर के उत्तर भारत में प्रदूषण के चलते स्मॉग की ऐसी चादर तनी है कि आगरा फोर्ट से सफेद संगमरमर का ताजमहल भी ठीक से नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें देखिए, प्रदूषण का स्तर ऐसा कि ताजमहल घने कोहरे की चादर से ढका हुआ है, और ये कोहरे की चादर नहीं है, प्रदूषण की चादर है। 100 मीटर की दूरी से भी ताजमहल को देखना मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि सफेद संगमरमर से बना ताजमहल और उसकी चमक ऐसी है कि 3 किलोमीटर की दूरी से भी ताजमहल स्पष्ट नजर आ जाता है, लेकिन प्रदूषण के खतरनाक स्तर से ताजमहल के चारों तरफ धुंध ही धुंध पसरी है, और ऐसे में चंद दूरी से भी ताज का दीदार करना मुश्किल हो गया है। मेहताब बाग और आगरा फोर्ट से सैलानी बड़ी आसानी से विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल का दीदार करते थे, लेकिन स्मॉग ने पर्यटकों को निराश कर दिया। आगरा में नवंबर की शुरुआत से ही बहुत खराब वायु गुणवत्ता देखी जा रही है। 1 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर जो था वो 327 था, 2 नवंबर को 300 और 3 नवंबर को 279 पहुंच गया। 4 नवंबर को ये 280 रहा। ये लगातार गिरता जा रहा है और उसका नतीजा आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में प्रदूषण के चलते हालात जो हैं वो खतरनाक स्तर पर जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो रेड अलर्ट जैसे हालात हो गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में 3 दिन बाद अब जाकर के एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से बेहतर हुआ है। हवा लेकिन अब भी साफ नहीं। दिल्ली की हवा में अब जहर बढ़ने लगा है। अगले 48 घंटे में दिल्ली की हवा और दम घोंटू हो जाएगी। 11 नवंबर तक पराली प्रदूषण से 20 से 50% तक पहुंचने का खतरा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। आपको यह भी बता दें कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे पहले स्थान पर यूपी के वृंदावन को रखा गया है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप 5 में सभी 5 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के 8 शहर शामिल हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ये बहुत सजग रहने वाली बात है, एहतियात बरतने वाली बात है कि अगर यूपी जो प्रदूषण को लेकर के 10 बड़े शहर हैं उसमें 8 अगर उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन दिल्ली पीछे नहीं किसी से, है ना। दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली की यमुना नदी की बात कर लेते हैं। क्या हाल है दिल्ली की यमुना के, इसके लिए हम आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं। हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता ऐश्वर्या जैन की ये रिपोर्ट देखिए, कहानी आपको खुद समझ में आ जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यमुना नदी की तस्वीरें, और जो सफेद चादर आप यमुना नदी के ऊपर देख रहे हैं ये टॉक्सिक फोम इसको कहा जाता है। ये यमुना के अंदर जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है उसके बाद इस तरीके से पूरी की पूरी नदी प्रदूषित हो जाती है और जो अमोनिया का लेवल है वो बढ़ जाता है। साफ तौर पर एक खतरे का निशान है तमाम उन लोगों पर, तमाम उन पशुओं पर, जानवरों पर जो नदी के आसपास रहते हैं और इस नदी के पानी को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा गौरतलब है कि आज छठ पूजा का पहला दिन है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहले ही साफ तौर पर मना किया हुआ है कि यमुना के घाटों पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग यमुना के घाट पर आए हैं और आपको तस्वीरों में दिखा दें कि जो छठ
पूजा को लेकर यहाँ पर स्नान करने ज़रूर आए हैं, उनको खासी दिक्कतों का ज़रूर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना गंदा प्रदूषण, इतना गंदा जो जल यमुना के अंदर बह रहा है, उसमें अगर डुबकी लगाता है कोई भी व्यक्ति तो ज़रूर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा अगर घाट की आपको एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं तो घाट कितना गंदा है आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पूरी गनीमत रही कि हमारे संवाददाता ऐश्वर्य उस पानी में नहीं उतरे। अगर वो लाइव होते तो मैं उनको जरूर ये सलाह देता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली की यमुना का ये जो हाल है, ये पानी छूने लायक भी नहीं। अच्छा, ऐसे में जबकि पूर्वांचल के सबसे बड़े त्योहार छठ के मौके पर दिल्ली में श्रद्धालुओं की भीड़ है, उनके लिए नई मुश्किल भी सामने आ गई। नदी के तट पर मनाए जाने वाले इस त्योहार के लिए छठ जो है, श्रद्धालुओं के पास दिल्ली में यमुना के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। कहां जाएं, कैसे पूजा करें? और यमुना नदी की हालत हम आप सभी जान रहे हैं, आपने देखा ऐश्वर्य की रिपोर्ट। ऐसे में श्रद्धालुओं की जुबानी सुनते हैं यमुना के प्रदूषण की कहानी। नहाने आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, नहाना भी जरूरी है। उसके बाद गंदगी से बीमारी भी हो सकता है। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है हम लोग का, छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी, तो इसलिए अभी तो नहा रहे हैं। अभी 1 घंटे से मैं घूमते घूमते देख रही हूँ, फिर मजबूरी है इसीलिए नहा रहे हूँ मैं, हम सब जा रहे हैं नहाने के लिए। इसमें केमिकल, हमारे जो हम लोग कपड़े धोते हैं, हम लोग जो नहाते हैं, उसका पानी इसमें आ रहा है। अब अगर यहाँ नहीं आएगा तो फिर कहाँ जाएगा? कहीं और तो कोई जगह नहीं है। जमुनाओं में, नहरों में, गंगाओं में, सब में जाता है पानी, हम लोग जो यूज करते हैं। हम लोग की मजबूरी है कि अगर गंदा है तो आखिर क्या करेंगे? हम लोग व्यवस्था तो है नहीं कहीं पे, नदी तो है नहीं आसपास में जो हम जो नदी लाएंगे। अगर दिल्ली की देखा जाए सबसे मेन तो नदी यही है। सफाई करना सरकार का महत्व है, क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो जाने सरकार जाने, समझे। पर सरकार क्या करेंगे? अगर पूरे दिल्ली का गंदगी यही आता है, सरकार क्या कर सकते हैं? क्या होना था अब इस पूरे मामले को लेकर? राजनीति होनी थी। शुरू हो गई राजनीति। बीजेपी खुलकर छठ बना रही महिलाओं के समर्थन में आगे आई है। अब आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं दिल्ली से बीजेपी के 2 सांसद। सुनिए। रो रहा है। मैं जब से तस्वीर देखा कि इसी पानी में एक बहन आकर के डुबकी लगा रही है, तो मैं यहाँ आने से खुद को रोक नहीं सका। ये जहर है, ये जो जारन है फास्फोरस और अमोनिया का जहर है, और ये दिल्ली में यही पानी लोगों को पीने को दिया जा रहा है। नदी से जब नीचे नीचे पानी जाता है, जब बोरिंग करते हैं तो यही पानी आपके घर में आता है। आपने लोगों को फ्री पानी के नाम पे मौत बांटना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इतना दुखी हूं ना कि बस मैं छठ माई से प्रार्थना करता हूं, इन सब लोगों को मां सद्बुद्धि दो, और दिल्ली के हर उस रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। जी, घाट बना रहे ताकि सभी लोग पूजा कर सके। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि यहाँ पे यमुना घाट पर पूजा नहीं होगी, तो हमारे त्योहारों को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन जिस हिसाब से सियासत हो रही है, अरविंद केजरीवाल ने तो मना कर दिया था, क्योंकि देखिए यमुना भी साफ नहीं है, गंदे पानी आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे क्या छठ मनाना सही रहेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर चाहता तो यहाँ पर वो इसको घाट को साफ करवाता, इसको पानी को साफ करवाता, मगर वो चाहता नहीं है कि कोई ये त्योहार अच्छे से मना सके। हम ये जो सारा पॉल्यूशन आ रहा है, हम यहाँ पर साफ पानी की भी व्यवस्था करेंगे। और बात करेंगे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद से जितिन गोस्वामी हमारे साथ हैं और दिल्ली से सुमित दुबे हमारे साथ हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, होना तो ये चाहिए था कि कैसे प्रदूषण मुक्त यमुना बनाई जाए, जिससे कि लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से संचालित कर सके। लेकिन हो क्या रहा है? राजनीति, तू-तू मैं और आरोप प्रत्यारोप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
यह बिल्कुल अनुराग, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक तरह से अगर छठ की पूजा के लिए अनुमति नहीं है घाट पर, यमुना जी के घाट पर, तो फिर ऐसे में लोग जा क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये सवाल। और उनके लिए कोई अल्टरनेटिव अगर अरेंजमेंट किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और इसके बाद जब हमने ये तस्वीरें देखी यमुना में जो झाग है और कितना केमिकल से जुड़े हुए झाग है, तो उसके बाद उसको सुधारने की बजाय उस पर राजनीति हो रही है। 2 सांसद गए, मनोज तिवारी ने तो एक और बात कह दी कि ये पानी लोगों को पिलाया जा रहा है, हालांकि ऐसा नहीं उन्हें पता होना चाहिए था कि पानी ट्रीट होने के बाद ही जाता है लोगों के घर में। लेकिन ये राजनीति है, बिल्कुल आपने ठीक कहा अनुराग, कि राजनीति ही हो रही है साफ साफ। मसले को लेकर, मुद्दे को लेकर उसका कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने। जतिन, ये तो हमने पानी में प्रदूषण की बात की, और ये छठ पर कोई पहली तस्वीर नहीं है जो यमुना की प्रदूषण की आई है। लेकिन स्थिति तब और गंभीर होगी जब ये प्रदूषण वायु में फैलेगा। अभी पराली जलने के बाद जब ये प्रदूषण लेवल बढ़ेगा, तब तो फिर दिल्ली एनसीआर में मुसीबत हो जाएगी, लोगों के लिए सांस लेना मुहाल हो जाएगा। देखिए अनुराग जी, इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं देश के एक ऐसे शहर में हूं, गाजियाबाद में, जो टॉप की सिटीज में है प्रदूषण के लिहाज से। इस समय भी गाजियाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांस लेना काफी ज्यादा इस समय भी दूभर है। मेरे पीछे की तस्वीरें ही आप देख लेंगे तो उससे काफी अंदाजा आप लगा लेंगे कि कितना जो सब कुछ माहौल है वो धुंधला है। और ये आज से नहीं है, बल्कि ये पिछले कई दिनों से है। अगर दिल्ली में राजनीति हुई है मसले पर, तो एनसीआर में लापरवाही हुई है और उसका खामियाजा भी लोग भुगत रहे हैं। जी, लोग खामियाजा भुगत रहे हैं, और लोगों से ही जागते रहो की अपील है कि अपने स्तर पर कम से कम इन चीजों का ख्याल रखिए कि प्रदूषण को बढ़ावा ना दें, बल्कि प्रदूषण किसी तरीके से कम करने में अपना योगदान दें। सुमित और जतिन दोनों ही का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इसके अलावा आपको यह कहना चाहूंगा कि भाई आज के लिए समय खत्म हुआ, लेकिन जागते रहो क्योंकि खबर अभी बाकी है। और यह खबर दिन भर इंडिया न्यूज पर आप देखते रहते हैं। कल भी तमाम बड़ी खबरों पर न केवल हमारी नजर रहेगी, बल्कि पल पल का अपडेट खबर आपको दिखाते रहेंगे। और खबरों के पीछे की खबर दिखाने के लिए रात 9 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन आप देख ही रहे बाहर कितना प्रदूषण है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। इसी वादे के साथ मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।